महर्षि पाराशर प्राचीन भारत के महान ऋषि, ज्योतिषाचार्य और वैदिक साहित्य के रचयिता थे। उन्हें वैदिक ज्योतिष का जनक और पुराणों के आधार स्तंभ के रूप में जाना जाता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज महर्षि पाराशर के 19 ऐसे सूत्र की चर्चा करने के लिए जिन्हें अगर आप ज्योतिष के प्रेमी हैं, ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, तो इन सूत्रों को अवश्य ही नोट करके रखना चाहिए। भले ही आपको ये सूत्र ऐसे लगे कि बेहद सामान्य है, याद रखिए यही वो सूत्र हैं जिन्हें वैदिक ज्योतिष का आधार कहा गया है। महर्षि पाराशर का जो जन्म है वो त्रेता में माना गया है। महर्षि वशिष्ठ के पौत्र और शक्ति के पुत्र थे। उन्हीं के पुत्र वेद व्यास महाभारत के रचयिता और पौत्र शुकदेव जी जो थे वो भागवत पुराण के प्रवक्ता हुए। महर्षि पाराशर ने संस्कृत में कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें से प्रसिद्ध विष्णु महापुराण जो है 18 पुराणों में से एक है, जिनमें ब्रह्मांड की रचना, विष्णु के अवतार और धर्म कर्म का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें ज्योतिष और काल गणना से जुड़े भी अध्याय सम्मिलित हैं। बृहत पाराशर जो होरा शास्त्र है, यही ज्योतिष का सर्वोच्च ग्रंथ माना गया है, जिसमें कुंडली के निर्माण, ग्रह योग और दशाओं की चर्चा है, भविष्यवाणियों का सिद्धांत है। इसे विस्तार से बताया है इन्होंने, कैसे भविष्यवाणी कहनी है। मैं कह सकता हूं कि ये जो ग्रंथ है ये ज्योतिष का वेद है। असल में देखा जाए तो वेद का नेत्र है ज्योतिष, लेकिन ज्योतिष का भी वेद भी 4 प्रकार के हैं। मैंने कल कहा था अगर देखा जाए तो बृहद जातक को गीता मैंने कहा था। अब दूसरा कोई ग्रंथ धर्म में अगर ऐसा देखा जाए तो सनातन धर्म में ऐसा बड़ा नहीं दिखा। मैंने सब सर्वोपरि देखा वेद को, मैंने कहा वेद ही समझ लीजिए आप इसको, इससे ऊपर अब कुछ नहीं ज्योतिष में। यही ज्योतिष का मूल है। इन्हीं के द्वारा बनाया पराशर स्मृति, जिसमें धर्मशास्त्र के बारे में सब कुछ लिखा है, सामाजिक नियम कि अगर सूतक लगा है तो कैसे सूतक का मान्य, राजा है तो राजा को सूतक कैसे मानना है, इत्यादि सारी बातें उसमें लिखी हुई है। उसमें जो नैतिक आचार है इन्हीं का संकलन है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में इनका अगर योगदान देखें तो उन्होंने 12 भाव, नवग्रह, 27 नक्षत्र की व्याख्या की है, कुंडली विश्लेषण को मानकीकरण दिया है, दशा प्रणाली, विंशोत्तरी दशा को विस्तार से समझाया है। योग और फलित इन्हीं का देन है, जिसमें राजयोग इत्यादि, दारिद्र्य योग इत्यादि, विवाह योग, सैकड़ों तरह के योगों की परिभाषाएं इन्होंने दी है। ग्रहों की दृष्टि, ग्रह के शुभ अशुभ प्रभाव और उनका उपाय का भी इन्होंने विश्लेषण किया है। उन्होंने ज्योतिष को कर्म और पूर्व जन्म से पुनर्जन्म से, ज्योतिष को कर्म और पुनर्जन्म से जोड़ते हुए कहा है कि ग्रह कर्मों के साक्षी हैं। ध्यान से सुनिए, नियति नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों से ग्रहों के प्रभाव को बदल सकता है। विष्णु पुराण में उन्होंने कलयुग की जैसी चर्चा की है, लक्षण जैसे बताएं, जैसे झूठ, लालच, अनैतिकता, नैतिकता का पतन, वो सब सटीक घटित हो रहा है। दुनिया भर में पराशर जो होरा शास्त्र है, ये ज्योतिष की पढ़ाई का मुख्य आधार है। उनका सिद्धांत था ये कि ग्रहों को दोष मत दीजिए, अपने कर्म सुधारिए। ये आज भी हमारे लिए प्रेरणादायी है। यदि आपकी कुंडली में कोई अशुभ योग है तो महर्षि पाराशर का ही देन है कि आप उस ग्रह के लिए दान, मंत्र और सदाचार इत्यादि का पालन करके उसके दुष्प्रभाव में कमी कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कल मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कहूंगा कि ये जनक क्यों और फिर वो पितामह क्यों। असल में देखा जाए तो महर्षि पाराशर से जब ज्योतिष शुरू हुआ, अब यहां से अगर आगे बढ़े तो बीच में आप गौर करिए कि मैंने देखा जाए तो वराहमिहिर का 505 ईस्वी बताया आपको। बीच में बहुत से ऐसा समय बीता जहां ज्योतिष में ऐसी चीजें आई गई, उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। उन सब का संकलन उन्होंने किया जो हमारे लिए लाए वो लेकर के, तो हमारे लिए वो पितामह के तरह ही हो गए। अगर देखा जाए तो जनक तो ये थे, यहां से ज्योतिष निकला, लेकिन बीच में ज्योतिष में कई तरह की खामियां आई, कमियां आई, कई तरह की चीजें अब प्राप्त नहीं हुई। लेकिन बाद में सबका संकलन, सबको देखा, फिर से उनको घटाया और हमारे लिए सहज और सरल बनाया वराहमिहिर ने। लेकिन महर्षि पाराशर के जो सिद्धांत हैं, पराशरीय जो सिद्धांत है, वही मूल है
इन्हीं सिद्धांतों का पालन वराहमिहिर ने भी किया है। अगर आज मैं इनके आपको 19 या 20 सूत्र बता रहा हूं तो वो सारे के सारे सूत्र कहीं ना कहीं उधर मैंने जो कल बताए थे आपको उसमें मिलता जुलता ही लगेगा, क्योंकि सिद्धांत मूल इन्हीं का है, यहीं से सब आगे बढ़े हैं। अब अगर आपको ज्योतिष में तनिक भी रुचि है तो इन सिद्धांतों को अवश्य ही आपको नोट करके रखना होगा। मैंने बीत समय में एक बार महर्षि पराशर के ही 7 धन प्रदायक सूत्र भी आपको बताए थे। आज ऐसे ही 19-20 सूत्र बता रहा हूं, इन्हें आप नोट करिए। इनका पहला सूत्र इन्होंने बताया कि पंचम भाव में चंद्रमा हो तो जातक को संतान संबंधी चिंता या संतान के मामले में विलंब या संतान से वियोग देखने को भी मिल सकता है। लेकिन मूलतः आज के समय में आपने गौर किया होगा कि मैंने कहा कि चंद्रमा जिस भाव में हो, इसी सिद्धांत में मूल यही था। इसी सिद्धांत को मैंने बताया था आगे आपको कि चंद्रमा जिस भाव में हो उस भाव से संबंधित चिंता जातक हमेशा करता है। अगर पंचम में है तो संतान को लेकर के सोचता रहेगा, धन में है तो धन को लेकर के सोचता रहेगा। तो उस सूत्र के मूल में ये सूत्र है। बाकी ऐसे इनके इस सिद्धांत का कि चंद्रमा यदि पंचम में हो तो संतान की चिंता जातक को होती है। यदि गुरु चतुर्थ में हो तो इन्होंने कहा जातक को मातृपक्ष से यानी माता की ओर से प्रतिष्ठा, मान और धार्मिक वातावरण प्राप्त होता है। कई बार ऐसे जातक की माता बेहद भद्र महिला होती है। एक शॉर्ट वीडियो मैंने बताया था कि गुरु यदि कुंडली के चतुर्थ में और फिर भी ऐसे जातक को सुख न मिले, यह असंभव है। असंभव है कि उसको सुख की प्राप्ति न हो, और फिर भी मिल रहा है तो समझ लीजिए कि आपके जो कर्म हैं वो आपके घर के दहलीज पर बैठे हैं, जो गुरु द्वारा प्राप्त सुख को आपको मिलने ही नहीं दे रहे हैं। छठे भाव में मंगल स्थित हुई, तीसरा सूत्र महर्षि पाराशर का कहता है तो जातक को शारीरिक संघर्ष, रक्त दोष रहेगा, परंतु उसको जीवन काल में साहस भी करने का मौका मिलेगा और उसके शत्रु भी होंगे, वो भी बड़े साहसी होंगे। अष्टम भाव में शुक्र हो तो जातक को गोपनीय रोग जैसे जननांग इत्यादि से संबंधित रोग और वैवाहिक जीवन में बाधा देखने को मिलता है। यदि बुध कुंडली के द्वितीय भाव में हो तो जातक की वाणी आकर्षक, तर्कशील और आर्थिक मामलों में कुशल होती है। कल के सूत्र अगर आपको याद करें तो वहां पर मैंने गुरु के बारे में कहा था, जहां वराहमिहिर ने कहा कि ऐसे जातक का धन, वाणी सब सुसंस्कृत होता है। नवम भाव में सूर्य हो तो जातक को पिता से मतभेद देखने को मिलेगा, पितृ वियोग देखने को मिलेगा, पितृदोष के कारण भाग्य में बाधा भी उत्पन्न होगी। अब वक्त के साथ परिवर्तन, हालांकि नवम के कारक हैं सूर्य, ध्यान से सुनिएगा। ये सब सिद्धांत इसलिए मैं बता रहा हूं कि सूत्र इतने गहरे नहीं हैं अब के लिए। अगर देखा जाए तो इतने सूत्र मैं बता चुका हूं कि अब लगेगा कि सब तो सामान्य सूत्र, कितनी बार मैं सुन चुका हूं आपसे। समझिए इस बात को। महर्षि पराशर ने क्या कहा कि नवम में सूर्य हो तो ऐसा सब कुछ देखने को मिलेगा, और सिद्धांत में मैंने आपको क्या समझाया कि नवम में सूर्य हो तो ये कारक है, भाग्य का कारक सूर्य को माना गया है। नवम भाव में जैसे देव, गुरु, बृहस्पति कारक हैं, वैसे सूर्य भी कारक है नवम के। अब कमाल की बात है कि जो बातें मैंने यहां पर कही कि ऐसा जातक पिता के साथ अनबन या मतभेद करेगा, यह भी दिखाई पड़ेगा। यह भी दिखाई पड़ेगा अगर आपको किसी कुंडली में दिखे तो देखिए ऐसा जातक निसंदेह भाग्यवान होगा, भाग्य प्राप्त होगा उसको, लेकिन पिता के साथ उसके अनबन भी होंगे। एकादश भाव में यदि शनिदेव हो तो आप जानते हैं कोई भी काम जातक का वक्त पर नहीं होता। धीरे धीरे जातक को धन, वाहन, वहन, भूमि, भवन, हर तरह का सुख, कहने का तात्पर्य उस समय में जिस तरह की चर्चाएं होती थी, हर तरह का सुख जातक को धीरे धीरे प्राप्त हो जाता है। यदि चंद्रमा 12वें भाव में हो तो जातक को अनिद्रा की शिकायत, ऐसे जातक शेख चिल्ली बन जाते हैं, स्वप्न की दुनिया में ही विचरते रहते हैं। ऐसे जातक परदेश में निवास करते हैं, आज के समय में विदेश में निवास करते हैं, यानी बाहर जा सकते हैं। यदि लग्नेश सप्तम भाव में हो तो जातक को अपनी पसंद से विवाह करने का अवसर प्राप्त होता है। अब ये सूत्र बताइए आज के समय में कौन इस पर विचार करेगा? आज के समय में तो सब अपनी पसंद से ही विवाह कर रहे हैं। किसी की कुंडली में ये सूत्र लागू हो, यानी लग्नेश सप्तम में हो व न हो, कौन जानता, लेकिन ये सिद्धांत है, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। अब इसी सूत्र के आधार पर हम कई और सूत्र घटित करेंगे। समझिए ये सूत्र क्यों मैं बता रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं कि अब इस सिद्धांत के आधार पर मैं कई सारे सिद्धांत आपको बताऊंगा। जो आप सूत्र सुनते हैं उन सूत्रों की रचना इन्हीं सूत्रों के आधार पर होती है।
कि लग्नेश सप्तम में है तो जातक को पसंदीदा दाम्पत्य जीवन, बात तो सब अपने मन से ही कर रहे हैं, तो धन मिलेगा, वाणी भाग्य सब उसको अपने पसंद से, जो ऐसा वो चाहता है वैसा उसको मिलेगा। नौकरी, कर्म भाव में बैठे हैं तो उसको पसंदीदा उसकी नौकरी मिलेगी। यदि लग्नेश सप्तम भाव में हो, लग्नेश सप्तम भाव में तो बता दिया सूत्र मैंने आपको, यदि कुंडली में दसम भाव में शुभ ग्रह हो तो जातक को प्रतिष्ठा, स्थायी और सफलता जो उसको मिलती है वो उच्च सफलता, उच्च पद मिलता है। ये अमला योग है, अमल योग आपने सुना होगा कि लग्न से या चंद्रमा से दसम में शुभ ग्रह हो तो जातक को सब कुछ उच्च सफलता इत्यादि प्राप्त होता है। पंचमेश 12वें में हो तो संतान से दूर करता है, अथवा संतान, जातक की संतति उससे दूर निवास करने वाली, और आमतौर पर ऐसे जातकों को प्रायः कन्या संततियां इत्यादि हो जाती हैं जो घर से दूर यानी ससुराल चली जाती हैं। सप्तम भाव में शनि हो तो विवाह में देर, परंतु यहां गौर करिएगा कि ये सूत्र आमतौर पर आप कहां सुनते हैं, सप्तम में। सप्तम में शनिदेव हो तो विवाह में देर और जीवन साथी की आयु में अंतर, लेकिन द्वादश में भी शनि हो तो ऐसा प्रभाव देखने को मिलता है। छठा, आठवां, 12वां, त्रिक भाव, यदि ये भाव शुभ ग्रह से दृष्ट या युक्त हो तो ये फिर अद्भुत फल प्रदान करने वाला है, जैसे रोग से विजय इत्यादि इत्यादि। अब इसी सिद्धांत के आधार पर बाद में आपको फल दीपिका इत्यादि ग्रंथों में विपरीत राजयोग का सिद्धांत सुनने को मिला है। दसम भाव में शुक्र हो तो जातक कला, सौंदर्य, स्त्री शक्ति से प्रभावित होकर के समृद्ध होता है। यहां प्रभावित का अर्थ है स्त्री से उसको विशेष सहयोग मिलता है, और ऐसे जातकों का संबंध राजकीय स्त्रियों से, अब आज के इस परिवेश में कहां किसी राजकीय स्त्रियां मिले, लेकिन हैं। ये सूत्र बड़ा कमाल का है, थोड़ी गहराई से झांकना पड़ेगा इसके पीछे जाकर के। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि सूत्र सामान्य लग रहे हैं कि कौन सी राजकीय स्त्रियां, थोड़ा गहराई में जाइए आपको समझ में आ जाएगा। मैं सब कुछ यहां नहीं कहूंगा। नवम भाव में केतु हो तो जातक को अचानक धर्म, पुनर्जन्म और पूर्व जन्म की अनुभूति या आध्यात्मिक जागरण की घटनाएं उसके जीवन काल में घटित होती, एकाएक उसके मन में संन्यास जागृत हो जाता है। यदि लग्नेश नीच राशि में हो तो जातक अपने निर्णय से आजीवन वंचित रहता है, वो आजीवन दूसरों की इच्छा पर ही जीने को बाध्य रहता है। यदि सप्तम भाव में बृहस्पति हो तो जातक को जो जीवन साथी मिलता है, विशेष करके स्त्री की कुंडली पर लागू होगा अगर पापक ग्रह से दृष्ट न हो, और पुरुष की कुंडली पर भी लागू होगा। यदि पापक ग्रह से गुरु दृष्ट न हो तो कुलीन पत्नी या कुलीन पति, सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित पति या पत्नी उसको प्राप्त होंगे। अष्टम भाव में शुभ ग्रह हो तो जातक को आयु और रहस्यमय ज्ञान होता रहता है। अनुसंधान और तंत्र में ऐसे जातक की गहन रुचि होती है। और नवम भाव में मंगल हो तो जातक पितृभक्त, धर्मवीर और साहसी होगा, यात्राओं में रुचि लेने वाला होगा। ये 19 सूत्र मैंने आपको जो बताए ये महर्षि पराशर के सूत्र हैं। यत्र तत्र से मैं खोज के सारे ग्रंथों से अलग अलग से लेकर के आया हूं, उनके और से कई जगहों से। प्रिय दर्शकों, उनके इतने ही 19 सूत्र नहीं है, उनके ही सूत्र, उनके ही द्वारा बताए योग, राजयोग इत्यादि जितने हैं, जिनकी हम चर्चा पर आज पूरा ज्योतिष को टिकाए हुए हैं। आज मूलतः उनके बारे में आपको बताना था, और साथ ही साथ उनके कुछ सूत्र भी बताया मैंने। इन सूत्रों को आप नोट करके रखिए। भविष्य में मैं इनके और भी सूत्र आपको बताऊंगा, और उन सूत्रों को आप नोट करके रखना चाहिए। देखिए, एक तो ये हो गया कि आप जाइए और शुरुआती दौर से जाकर के इन किताबों को पढ़िए, और एक ये हो गया कि मैं इन सूत्रों को आपको हिंदी में करके बता रहा हूं, आप इनको नोट करके रखिए, और ये सूत्र आपके बहुत काम आएंगे। अगर इन सूत्रों पर थोड़ा सा मेहनत आपने किया, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये सूत्र असल में बेस हैं। ये सूत्र वो नहीं है कि आपने इनको सुना और दिमाग से निकाल दिया, कुंडली में मिला के छोड़ दिया। ये बेस हैं, इन्हीं के आधार पर नए सूत्रों का निर्माण होता है। तो आज आपको मैंने इन 2 दिनों में मूल कुंजी पकड़ाई है ज्योतिष की। अगर आप इसको समझ गए तो कहना नहीं, मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।